गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था। और इसमें हम जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता के विशेष संदर्भ में। ये आपका टॉपिक है। सेक्शन ए का और सेकंड लास्ट टॉपिक है ये, और इसके बाद हमारा सेक्शन ए ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया और फिर बताता हूँ कि भारत में जो संवैधानिक विकास है उसको हम मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं। एक ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास और एक आज़ाद भारत की बात हम करते हैं। और जब ब्रिटिश भारत की बात हम करते हैं तो हम इस इतिहास को भी दो भागों में बांटते हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है और 1757 तक चलता है, 1857 तक चलता है, बल्कि मोटे तौर पर 1853 तक कह सकते हैं। जो चार्टर एक्ट लास्ट पास हुआ था वहाँ तक हम कह सकते हैं इसको। इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, 1813, 1833 और 1853 के चार्टर अधिनियम थे। ये मोटे तौर पर 5 अधिनियम जो है इस काल के प्रमुख सीमा चिन्ह कहे जा सकते हैं। और फिर 1858 में जो है भारत का शासन कंपनी के हाथ से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत आ गया था। तो वहाँ से एक नया दौर शुरू होता है। 1858 का भारत शासन अधिनियम था जिसके द्वारा जो है भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के अधीन किया गया था। उसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ये 3 परिषद अधिनियम हैं। और फिर से 1919 में फिर भारत शासन अधिनियम फिर से बनाया जाता है। एक बार भारत शासन अधिनियम 1919 और दूसरा भारत शासन अधिनियम 1935, जिसको अब हम पढ़ेंगे। 1919 का अधिनियम तो हम पढ़ चुके हैं पिछले 3 लेक्चर्स में। आज हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो देखिए, ब्रिटिश शासन के अधीन भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में भारत शासन अधिनियम 1935 का महत्वपूर्ण स्थान है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये ऐसा अधिनियम था जिसका प्रभाव हम आज तक महसूस करते हैं। क्यों महत्वपूर्ण था ये? पहली बात, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, इसका सबसे बड़ा लक्षण या विशेषता कही जा सकती है। सबसे बड़ा इसका सबल पक्ष था, पॉजिटिव साइड था इसका। दूसरी बात, इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार संघ शासन का प्रावधान किया गया था। हालांकि व्यवहार में वो लागू नहीं हो पाया था, संघीय प्रावधान लागू नहीं हुए थे, लेकिन पहली बार भारत में संघ की स्थापना अगर की गई तो 1935 में की गई। 1919 में शुरुआत हुई थी, लेकिन संघ बना नहीं था उस समय भी, केवल एक शक्तियों का विभाजन हुआ था। लेकिन संघ की परिकल्पना जो है मूर्त रूप लेती है 1935 के अधिनियम में, और वो भी मूर्त रूप नहीं ले पा रही है वास्तव में, क्योंकि वो लागू नहीं हो पाए थे प्रावधान। लेकिन कानून में जो है पहली बार 1935 में आता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इस अधिनियम का महत्व इस कारण भी है कि भारत के गणतंत्रीय संविधान के बहुत से प्रावधान इस अधिनियम से प्रेरित है। बिल्कुल सही है। जैसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान आज भी हमारे पास है, जो इसी अधिनियम की देन है। और जो शक्ति विभाजन है केंद्र और राज्यों के बीच, वो भी वैसा ही है लगभग जैसा इसमें बताया गया था। इतना ही नहीं, जब भारत ये स्वाधीनता अधिनियम 1947 पास किया था ब्रिटेन ने,
ब्रिटिश संसद ने, तो उसमें ये प्रावधान था कि जब तक भारत अपना संविधान नहीं बना लेता तब तक भारत का शासन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चलता रहेगा। तो यानी जो बीच के 3 साल लगभग की अवधि थी, 26 जनवरी 1950 तक की अवधि जो थी, उसमें भारत का शासन इसी अधिनियम के प्रावधानों से संचालित हुआ। तो कुल मिलाकर के बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है ये। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कारण एवं परिस्थितियाँ, हम परिस्थितियाँ कह सकते हैं, कारण नहीं कह सकते इनको, कारण थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन परिस्थितियाँ कह लीजिए इसको। जनरली किताबों में कारण और परिस्थितियाँ लिखा रहता है, मैंने भी वही लिख दिया है, लेकिन हम एग्जैक्टली इनको कारण के रूप में नहीं देख सकते। ये किस प्रकार से घटनाएं घटी उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम उन परिस्थितियों पर विचार करते हैं जिन परिस्थितियों में भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। सबसे पहली बात, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रति असंतोष। देखिए, जब हमने भारत शासन अधिनियम 1919 को पढ़ा था या उसके बैकग्राउंड को पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था भारत परिषद अधिनियम 1909 की अपूर्णता या उसके प्रति असंतोष। यानी जब 1909 का अधिनियम पारित हुआ तो उसने 1919 के अधिनियम के बीज आरोपित कर दिए थे, और इसी तरह से 1919 का अधिनियम जब पारित हुआ तो उसने 1935 के अधिनियम के बीज पारित कर दिए गए थे, आरोपित कर दिए गए थे। बस ये एक समय की बात थी कि कब अगला अधिनियम पारित होगा। और 1919 के अधिनियम में भी कहा गया था कि भाई धीरे धीरे भारत को उत्तरदायी शासन की तरफ बढ़ाया जाएगा। तो ये स्वाभाविक था कि एक नया अधिनियम आना था। कब आना था ये एक मसला शेष था। स्वयं अधिनियम में भी प्रावधान था कि 10 साल के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, जो 1929 में समीक्षा होनी थी। खैर, वो सारी बात बाद में करेंगे, लेकिन 1919 के अधिनियम के प्रति असंतोष था। उसके अंदर जो डायरकी थी प्रोविंसेस में, उसकी आलोचना होती थी, और सेंट्रल में जो पूर्णतया अनुत्तरदायी शासन था उसकी आलोचना होती थी। असहयोग आंदोलन तथा कांग्रेस द्वारा चुनावों का बहिष्कार, ये हमको पता ही है। जब 1919 का अधिनियम पारित हुआ, लागू हुआ, तो कांग्रेस ने उस समय उसका बाइकआउट किया था। 1920 में चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, और असहयोग आंदोलन उस समय कांग्रेस ने चलाया, और इस प्रकार से इस अधिनियम का पूरी तरह से बाइकआउट किया कांग्रेस ने। 1923 में जो है फिर, क्योंकि 1922 में चोरी चोरा घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था, और 1923 में जब दोबारा चुनाव हुए तो स्वराज्य पार्टी के रूप में कांग्रेस के लोगों ने चुनाव में भाग लिया, और दूसरी उसमें वो शामिल हुए उसमें। तो यानी, और उन्होंने अंदर जाकर के भी क्या किया कि उस अधिनियम को विफल करने की कोशिश की। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है विधानसभाओं में इसीलिए गए थे ताकि उसको विफल किया जा सके, उसकी कमजोरियों को सामने लाया जा सके, और वो ऐसा करने में कामयाब रहे। तीसरी बात, केंद्रीय विधानमंडल द्वारा सितंबर 1921 तथा 1924 में पारित प्रस्तावों में प्रांतीय स्तर पर स्वायत्तता तथा केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग की गई। जो लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया था, उसमें सितंबर 1921 में पहली बार प्रस्ताव पारित हुआ, पहली असेंबली थी वो। और फिर 1924 में जो दूसरी असेंबली चुन करके आई, उसमें भी इस प्रकार का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार से ये मांगे की गई कि भैया प्रांतों में एक तो डायरकी खत्म करिए, द्वैधा शासन खत्म करिए, और पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित कीजिए, और दूसरा, केंद्र में जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए। ये दो मांगे उसमें रखी गई। तीसरी बात, साइमन कमीशन का गठन। नवंबर 1927 में जो है साइमन कमीशन भारत आता है, और 1930 में उसकी रिपोर्ट आती है। क्या था साइमन कमीशन? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि 1919 के अधिनियम में प्रावधान था कि 10 साल के बाद, 10 साल के कार्यकरण के बाद इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन होगा।
1927 में ये आयोग बना दिया गया था, 10 साल से पहले, यानी 8 साल पहले लगभग। और इस आयोग का नाम था द स्टैट्यूटरी कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन क्योंकि इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, तो उनके नाम से इसको जो है साइमन कमीशन के नाम से पुकारा गया। ये 7 सदस्यीय आयोग था, जिसमें सभी लोग ब्रिटिश मतलब अंग्रेज थे, यूँ कहें हम, सभी गोरे लोग थे, यूँ कह सकते हैं हम। कोई भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था इसमें, जबकि 2 भारत के लोग जो हैं वहाँ की पार्लियामेंट के मेंबर थे, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में थे और एक हाउस ऑफ कॉमन्स में थे, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया क्योंकि ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि हम लोगों को इस प्रक्रिया में भागीदार नहीं बनाना चाहते थे वो। तो इसका साइमन कमीशन का खूब विरोध हुआ। जब नवंबर 1927 में भारत आया तो इसका खूब विरोध हुआ, और इसके कारण जो है भारतीयों ने इसका सहयोग भी नहीं किया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, और कुल मिला के साइमन कमीशन को भारत में नापसंद किया गया। नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं। साइमन कमीशन का एक अच्छा प्रभाव ये हुआ कि भाई भारतीयों को ये कहा, चैलेंज दिया गया कि भाई तुम अपना संविधान बना के दिखाओ, देखें कोई ऐसे प्रस्ताव बनाओ जिसमें सब लोग सहमत हो जाओ, आप सारे सभी हितों के को सभी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कोई संविधान पर आप सहमत हो जाओ। भारतीयों ने इस चैलेंज को स्वीकार किया, और मई 1928 में बॉम्बे में एक कमेटी बनाई गई पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तय करने के लिए। इस कमेटी ने अगस्त 1928 में अपना ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी लखनऊ में ऑल पार्टी मीटिंग में, और दिसंबर 1928 में कांग्रेस ने, पहले ऑल पार्टी मीटिंग ने उस रिपोर्ट को स्वीकार किया, और फिर कांग्रेस ने उसको दिसंबर 1928 में स्वीकार किया, अडॉप्ट कर लिया इस रिपोर्ट को भारत के भावी संविधान के रूप में, और ये घोषणा कर दी कि भाई ब्रिटिश सरकार को कहा 1 साल में आप इसके आधार पर हमें संविधान लागू कर दीजिए, अन्यथा हम फिर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करेंगे। ये कलकत्ता अधिवेशन 1928 में घोषणा की कांग्रेस ने, दिसंबर 1928 में, याद रखिएगा। फिर अगला जो बिंदु है वो है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, तो हो गया 1928। उसके बाद में आइए लाहौर अधिवेशन 1929 की बात करते हैं। तो हमने कहा कलकत्ता अधिवेशन में 1 साल का टाइम दिया कांग्रेस को, कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को नेहरू रिपोर्ट को लागू करने के लिए। वो 1 साल पूरा हो गया 1929 में, दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन होता है उस समय कांग्रेस का, और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है, क्योंकि 1 साल का समय पूरा हो गया था, तो ये निर्णय लिया कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर अधिवेशन 1929 में कि भाई अब हम जो है पूर्ण स्वराज की बात की उन्होंने कि पूर्ण स्वराज हमारा ध्येय है आज से। दूसरी बात, नेहरू रिपोर्ट से अब कोई सरोकार नहीं है हमारा, उसको अब हम नहीं मानते हैं, उसका समय ख़त्म हो गया, अब हम यानी अधिराज्य की स्थिति पर सहमत नहीं है। और तीसरी बात ये कही कि भाई अब कांग्रेस जो है इसके लिए पूर्ण ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को अधिकार दिया कि वो एक सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन चलाए, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए, जिसके आधार पर गांधी ने फिर 1930 में दांडी मार्च किया और आंदोलन चलाया था। ये घटनाक्रम रहा। इसके बाद का घटनाक्रम देखते हैं। नेक्स्ट है साहब, चलिए भाई आगे, यस। तो नेक्स्ट क्या होता है, 3 गोल मेज सम्मेलन होते हैं। अच्छा, इसी बीच में आपको पता है गांधी ने जो है दांडी मार्च शुरू कर दिया था, वो शायद मैं लिखना रह गया इसमें, आप लोग इसको भी नोट कर लें। गांधी ने मार्च 1930 में दांडी मार्च शुरू किया, और अप्रैल में जो है उन्होंने सविनय अवज्ञा वहाँ पर पहुंचकर, समुद्र किनारे पहुंचकर जो है नमक बना करके नमक सत्याग्रह किया, कानून को तोड़ा।
फिर गोलमेज सम्मेलन आते हैं। 1930 में पहला हुआ, नवंबर 1930, फिर 31 सितंबर 1931 और फिर नवंबर 1932, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें कांग्रेस ने पहले में भाग नहीं लिया, तीसरे में भाग नहीं लिया, केवल दूसरे में गांधी जी को भेजा। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी गए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया उसमें। जब गांधी लौटे दिसंबर 1931 में भारत, तो उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया और इस प्रकार से जो है ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। उसके बाद की जो घटना थी वो थी सांप्रदायिक पंचाट तथा पूना पैक्ट 1932। इस समय रैमजे मैकडोनल्ड जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लेबर पार्टी के, तो उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ये कहा था कि भारतीयों में जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का ध्यान रखने के लिए ब्रिटिश सरकार योजना लाएगी, और उसी योजना के तहत जो है अगस्त 1932 में वो उन्होंने सांप्रदायिक पंचाट लेकर के वो आए 10 अगस्त 1932 को, जिसमें भारत के जो दलित वर्ग थे, डिप्रेस्ड क्लासेस थे, उनको एक अलग वर्ग के रूप में मान्यता दी और उनको पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया, जैसे मुसलमानों को दिया था उन्होंने पहले। गांधी जी ने इसके खिलाफ आमरण अनशन किया और फिर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें जो दलित वर्ग थे उन्होंने पृथक निर्वाचन के बजाय संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया, जो आज भी किसी न किसी रूप में आरक्षण के रूप में प्रचलित है हमारे यहाँ। ये राजनीतिक आरक्षण की बात थी, विधानसभा और लोकसभा वाले आरक्षण की बात से नौकरियों में आरक्षण का मामला नहीं था इसमें, ये ध्यान रखें आप लोग, कहीं पूछ लिया जाए तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। इसका नौकरियों में आरक्षण से इसका कोई लेना देना नहीं था। फिर साहब ब्रिटिश सरकार द्वारा श्वेत पत्र जारी किया गया मार्च 1933 में, 15 मार्च 1933 को शायद था, 15 मार्च ही होनी चाहिए तारीख। तो इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करी कि भाई हम क्या भारत के बारे में, भारत के भावी संविधान के बारे में ब्रिटिश सरकार की क्या राय है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जिसमें कहा भाई भारत को एक संघ के रूप में देखती है ब्रिटिश सरकार। उसके बाद में आता है लॉर्ड लिनलिथगो, जो बाद में भारत के गवर्नर जनरल भी बने थे, उनकी अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, जेपीसी बनाई गई थी, और उसके द्वारा सन 1934 के अंत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। तो ये है कुल मिलाकर के वो घटनाक्रम जिसके तहत 1935 का अधिनियम अस्तित्व में आया। तो ये भारत शासन अधिनियम क्या था, इसकी चर्चा करें हम, इसकी विशेषताओं की बात करें, इसके प्रावधानों की बात करें, तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये बता दूं कि भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है कुल मिलाकर के 3 क्षेत्रों में प्रावधान किए गए, 3 बातें थी मोटे तौर पर अगर कहें तो। एक तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हुई थी, फेडरल स्टेट बनाने की बात हुई इसमें, जिसमें ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत तो थे ही थे, और उसके अलावा देशी रियासतों को भी शामिल होने की उसमें संभावना थी, यानी उनको भी अधिकार था कि वो भी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा इसमें शामिल हो सकते थे, जैसा कि बाद में भारत संघ में शामिल हुई थी इकाइयाँ, देशी रियासतें 1947 से 50 के बीच में। फिर है साहब सुरक्षा प्रावधानों के तहत उत्तरदायी सरकार की स्थापना, कुछ संरक्षणों आरक्षणों के साथ साथ उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई इस अधिनियम में, प्रांतों में भी, और कुछ हद तक केंद्रीय स्तर पर तो हालांकि उत्तरदायी शासन नहीं आया था इसमें, डायर की रही थी इसमें, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी, और केंद्र में दोहरे शासन की स्थापना हुई थी। जो प्रांतों में पहले प्रांतों में था 1919 के अधिनियम में, उसे अब केंद्र में ले आया गया दोहरे शासन को, और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की बात की गई। और तीसरा, धार्मिक और अन्य अल्पसंख्यक जो समुदाय थे उनके लिए पृथक निर्वाचन के प्रावधानों का विस्तार किया गया,
शुरुआत तो 1909 से ही हो गई थी, 1919 में बढ़ाया गया और फिर 1935 में इसको और विस्तारित कर दिया गया। इसके बाद की जो विशेषताएं हैं उनकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ से फिलहाल इतना ही रखते हैं। आपको समझ में आया होगा मुझे लगता है। कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के तरीके वही हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज काला डेरा के विद्यार्थी हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे संदेश भेज सकते हैं, और ये अगर आप ये इस कॉलेज के विद्यार्थी नहीं हैं, अन्यत्र कहीं अध्ययनरत हैं, तो आप मुझे यूट्यूब के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन के द्वारा। मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।